आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल पर मैं इकोनॉमिक्स के एक छोटे से खंड पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि गरीबी के मापन से संबंधित है। हम पढ़ते हैं गरीबी क्या होती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, इन्होंने बहुत ही सटीक परिभाषा दी है इस संबंध में कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। यदि आप में क्षमता नहीं है तो आप गरीब हैं। कितनी शानदार बात कही है। शायद इसी को आधार बनाकर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में। दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं, जिसमें एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। तो आज मैं आपके सामने सापेक्ष प्रतिमान पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके तहत हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक को जानेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीदें मैं आपसे ही कर सकता हूं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो हेडिंग डाल दीजिए सापेक्ष प्रतिमान। पेज के बीच में लिखना इसको। सापेक्ष प्रतिमान का इस्तेमाल जो है भारत नहीं करता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें जो हम पढ़ते हैं लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक को पढ़ते हैं, और इन सब का संबंध किससे हो गया? गरीबी के मापन से हो गया। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर पेट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, लोग ग्राफ से डरते हैं, जबकि ग्राफ डरने का नहीं है। ग्राफ तो हमें उन क्वेश्चंस को करने की क्षमता बहुत इजीली प्रदान कर देता है, जिसे अन्य कंपटीटर कर नहीं पाते हैं। और मान के चलना कि जब अन्य कंपटीटर कर नहीं पाते हैं और हम उसको कर पाते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास आता है। यह कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। उन्हीं प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। तो ये जो सापेक्ष प्रतिमान है गरीबी के मापन से संबंधित है, और लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक पर बात होती है। लोगों के जीवन स्तर को इसके अंदर देखा जाता है। यदि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, भाई इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, तो एक तो हमारे सामने आता है लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, और एक गिनी गुणांक। इसकी जो खोज हुई थी 1905 में, मैक्स लोरेंज के द्वारा। अब ये इतना खास बात नहीं है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि लोरेंज वक्र की खोज किसने की, ऐसा नहीं है। वो नाम में ही पता लग रहा है, पूछ भी ले तो। इसकी जो खोज हुई थी 1912 में, हालांकि ये लोरेंज वक्र से रिलेटेड है, और इसकी जो खोज की थी कोरेडो गिनी के द्वारा। कोरेडो गिनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी। अब हम वक्र की बात करें, ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफ किन के बीच में होगा? ये जो ग्राफ होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम व जनसंख्या के मध्य होता है। राष्ट्रीय आय जनसंख्या के मध्य होता है। एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया आपका कि लोरेंज वक्र किन के मध्य खींचा जाता है, तो नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के बीच में होता है। कितना सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। अब ग्राफ जब मैं आपको बताऊंगा, ये इससे भी इजी है। कैसे बनता है ग्राफ, आइए।
NI मतलब नेशनल इनकम और जनसंख्या, इसके बीच में ये ग्राफ खींचा गया। अब देखिए एक लाइन होती है, यस बिल्कुल सीधी लाइन खींचना। आपको इकोनॉमिक्स इतनी आसान लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन है इसे हम कहते हैं निरपेक्ष समता रेखा, और बहुत सिंपल भाषा में कहो तो समता रेखा, इक्विलिटी लाइन बोलते हैं इसको, इक्विलिटी लाइन। समानता का प्रदर्शन होता है, आप देख लीजिए, समानता का प्रदर्शन है। ये नेशनल इनकम है, ये जनसंख्या है, और ये समानता का प्रदर्शन करती है। मतलब जनसंख्या और नेशनल इनकम में इक्विलिटी है, कोई समस्या नहीं आ रही है। अब आप अपने पेपर उठा के देखिए, पेपर में आपसे क्या पूछा गया है, लोरेंज वक्र के आधार पर लोगों में समानता किस कोण पर होती है। लोरेंज वक्र के आधार पर लोगों में समानता जो होती है, इक्विलिटी जो होती है, वो किस कोण पर होती है, एंगल पर होती है, बताइए, आपके सामने है। तो ये कोण कितना हो गया, बीच का है 45 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 45 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है, लोगों में समानता। बताइए कितना इजी है ये क्वेश्चन है। अब बात आती है लोरेंज वक्र कहां बनेगा। तो ये जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको बताया है, ये है लोरेंज वक्र, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन तीसरा और चौथा ये कैसे बना है। लोरेंज वक्र यदि इक्विटी लाइन के पास में होता है, ये वक्र इसके यदि पास में होगा तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, लोगों में समानता, लोगों में असमानता, पहले समानता फिर असमानता, या इससे इसका कोई संबंध नहीं है, किसी भी टाइप के ऑप्शन बना के दे सकता है। तो यदि ये पास में होगा, यदि ये पास में होगा, इसका मतलब लोगों में समानता कैसी होगी, ज्यादा। और यदि ये इस समता रेखा से दूर होगा, इसका मतलब लोगों में समानता कैसी होगी, कम होगी। ये दो क्वेश्चन आपके और हो गए। तो क्या निष्कर्ष निकला, लोरेंज वक्र इक्विलिटी लाइन के नजदीक, यदि ये नजदीक है, इसका मतलब लोगों में समानता कैसी है, अधिक, ज्यादा है। और यदि लोरेंज वक्र इक्विलिटी लाइन से दूर है, इसका मतलब लोगों में समानता कैसी है, कम। अब चाहे यहां पर असमानता शब्द इस्तेमाल कर ले, आप उस तरीके से अपना जवाब दे सकते हो, अपने जवाब को मोड़ दीजिए। भाई मैं कहूं नजदीक होगा तो लोगों में समानता अधिक और लोगों में असमानता कम, और यहां देखोगे दूर तो लोगों में असमानता कम, समानता कम और असमानता ज्यादा। कैसे भी मोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर है वो इन शब्दों का तो इस्तेमाल करेगा, समानता और असमानता को तो लेकर आएगा। आपसे कह सकता है कि यदि लोरेंज वक्र इक्विलिटी लाइन के नजदीक होता है तो लोगों में असमानताएं ज्यादा होगी या कम होगी। ऐसी तो बन रहे हैं इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहां क्लियर हो गए इस वक्र के आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर। अब गिन्नी गुणांक क्या है, बेसिक बात तो हमने कर ली, लेकिन है क्या ये देखिए। लोरेंज वक्र व इक्विलिटी लाइन, निरपेक्ष समता रेखा
के बीच का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन लोरेंज ग्राफ एंड इक्विलिटी लाइन, इसके बीच का जो ये एरिया है ये गिनी गुणांक रिप्रेजेंट करता है। अब वही बात है, आप खुद देखिए, यदि ये एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होगा, देखिए इस एरिया को बढ़ा दो, मतलब इस वक्र को आगे कर दो, एरिया ज्यादा हो गया, मतलब लोगों में समानता कैसी होगी, कम होगी। ऑब्वियसली बात है, एरिया ज्यादा होगा तो लोगों में समानता कम, और यदि एरिया कम होगा, एरिया कम तभी होगा ना जब ये वक्र इसके पास में होगा, तभी तो एरिया कम होगा। यदि ये वक्र ज्यादा दूरी पर जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, इतना तो आप सिंपल सोबर में जानते हो। तो लोगों में समानता अधिक, लोगों में समानता अधिक। अब देखिए ये जो गिन्नी गुणांक है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1, 0 से 1। तो यदि 0 गिन्नी गुणांक है इसका मतलब लोगों में समानता है बहुत ज्यादा, और यदि 1 है तो इसका मतलब है लोगों में असमानता। क्लियर हुई बातें? इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हमने एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास किया है ताकि आप इससे डरे नहीं, इसके मजबूती से इसका सामना करें, और सामना करने में कोई परेशानी नहीं आती है, ध्यान रखना। बस एक क्लू हमारे सामने आना चाहिए, एक समझ हमारे सामने आनी चाहिए। तो 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, और हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो यही है कि गिन्नी गुणांक क्या होता है। अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये क्वेश्चन है कि गिन्नी गुणांक क्या होता है। गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र और इक्विलिटी लाइन के बीच का क्षेत्रफल होता है। अब 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आए हुए हैं। 4 तो ये हो गए कि किन के बीच में खींचा जाता है, और 3 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 4, एक 5वां ये। हालांकि इस पे इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि गिन्नी गुणांक का संबंध किससे है, गिन्नी गुणांक का संबंध किससे है। आपसे क्या कहेगा, गरीबी, दूसरा कहेगा आपसे नेशनल इनकम, तीसरा कहेगा मुद्रास्फीति, चौथा कहेगा विदेशी आयात निर्यात। बस सिंपल एंड सोबर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है लोरेंज वक्र का संबंध किससे है, गरीबी मापन, राष्ट्रीय आय मापन, बेरोजगारी मापन, चौथा आपको दे देगा मुद्रास्फीति के आंकलन में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए ऑप्शन बढ़ाने का तरीका है और कंफ्यूज करने की क्षमता एग्जामिनर में पूरी। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए और 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए, तो टोटल ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन इस पूरे बोर्ड में आपके सामने है। तैयारी ऐसे ही की जाती है, इसी तरीके से तैयारी होती है, रिसर्च नहीं होता है। यदि हम रिसर्च की तरफ चल पड़ते हैं तो फिर लोग हम पर रिसर्च करते हैं कि ऐसा इसने क्या पढ़ लिया था कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये प्रतियोगी परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पाया, ऐसा क्या हो गया था इसके पास। फिर लोग हम पर रिसर्च करते हैं कि इसको देखो रे, इसने क्या गलतियां की थी। तो दोस्तों ये सब बातें आपको इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप में एक बचपना होता है, और ये बचपना होना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जितना ज़्यादा कम होगा आप कामयाबी के उतना ही नज़दीक होंगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
तो दोस्तों, आज हमने इकोनॉमिक्स के एक छोटे से खंड को किया। ये मेरे बताने का उद्देश्य ये था ताकि आप इकोनॉमिक्स के प्रति जो डर बना रखा है आपने, उस डर को आप निकाल सकें। और इन सब का प्रयास हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के तहत करते रहते हैं। ये जो बच्चे पढ़ चुके हैं बखूबी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को जब वो पढ़ते हैं तो उसके बाद उसके लिए कितना आसान सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि इसमें आप कितना फॉलो करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितना उस बात को वहीं तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं, ये कुछ निर्देश भी शामिल होते हैं। ये आती तभी समझ में है, लेकिन पता लगा कि आपको बताया कुछ और उस पर आप आगे रिसर्च करने लग गए तो फिर ये गलत हो जाता है। फिर आप ना चाहते हुए भी उसे समझ नहीं पाते हैं और एग्जामिनर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, उसी आधार पर एक छोटा सा क्लू छोड़ता है, छोटा सा सिस्टम बीच में रखता है और वही हमारी नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, इसको बहुत गंभीरता से लें और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।